बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं फैज़ान रिजवी और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। रूस यूक्रेन हालिया जंग को आज 135वां रोज़ है। जब ये जंग स्टार्ट हुई, ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 24 फरवरी को, तो ये लग रहा था कि चंद दिनों या चंद हफ्तों के बाद ये जंग ख़त्म हो जाएगी और अब ऑलमोस्ट डॉनबास रीजन, लुहांस्क जो है वो कंट्रोल हो चुका। डोनेट्स्क का जो इलाका है वो थोड़ा बहुत रहता है, 90% ऑलमोस्ट रशिया कंट्रोल कर चुका है। लेकिन मुस्तकबिल करीब में अब भी ये जंग ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज की वीडियो में बात करेंगे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की एंड गेम क्या है, उनका हदफ क्या है, क्या चाहते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस ऑपरेशन, इस जंग के दौरान मुतअद्दिद बार वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन आज तक उनका हदफ जो है वो मुख्तलिफ तबसरे और तज्जिए भी होते हैं, लेकिन उनका हदफ उनके अलावा किसी को मालूम नहीं। नकवी साहब से बात करेंगे इस हवाले से। नकवी साहब, डॉनबास रीजन लुहांस्क कंट्रोल हो गया, डोनेट्स्क आने वाले चंद हफ्तों में कंट्रोल हो जाएगा, क्या फिर ये जंग ख़त्म हो जाएगी? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इसका जवाब जो है वो बड़ा पेचीदा जवाब है, क्योंकि जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, ये एक बड़ी पेचीदा, बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की शख्सियत है एंड वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की एंड गेम क्या है, ये वो सवाल है जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। पूरा मगरिब चाहता है कि उसे पता चले कि इस शख्स के दिमाग में चल क्या रहा है, ये चाहता क्या है, कहाँ पर जाकर रुकेगा। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा एंड आई एम श्योर कि जो ख़ास तौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं, आपके व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स, हमसे बड़े डिमांड करते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है और ये किस करवट बैठेगा ये ऊँट। इसको समझने के लिए, टू नो हिज एक्शंस यू हैव टू नो द मैन। जब तक आपको उस शख्सियत का नहीं पता होगा, आपको नहीं अंदाज़ा हो सकता है कि उसके जहन में मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। अभी जिस वक्त फरवरी के महीने में जो रशियन आर्मी है स्टार्टेड टू मार्च इनटू यूक्रेन, उस वक्त पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि ये जिसको एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, ये कितनी तवालत इख्तियार करेगा। सबसे पहला फैक्ट तो हमारे सामने ये आता है कि जो नेटो की, G7 की, अमेरिकन जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, CIA है, पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उनकी एस्टिमेशन ये है कि ये मामला 2 से 3 साल तक चल सकता है। अच्छा, मामला 2 से 3 साल तक चलने का नहीं है, मामला ये कि ये फैलेगा कितना, इसका फैलाव ये इस नक्शे में आपको नज़र आ रहा है। रूस है, रूस के पीछे जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं, बाल्टिक स्टेट्स हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो रूस करना क्या चाहता है? रूस एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ ये मुल्क है। ये पूरे यूरोप से बड़ा है। पाकिस्तान के लोगों को मालूम है, हम जो यूजुअली कैलकुलेट करते हैं 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान का रकबा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो मुल्क ऐसा है जिसकी 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा है। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, व्लादिमीर पुतिन 69 ईयर्स ओल्ड, एक ऐसा शख्स जिसका एक माचो मैन का इमेज बनाता है क्रेमलिन। उसकी वेस्टलेस तस्वीरें जो है वो बॉडी बिल्डिंग, बड़ी फिजिक के साथ, कभी मिलिट्री ट्राउज़र्स में घोड़े के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं उसको, कभी उसको शिकार करता हुआ दिखाते हैं, कभी उसको जंगलों में राइफ़ल लेके घूमता हुआ दिखाते हैं, कभी उसको मछलियाँ पकड़ते हुए दिखाते हैं, कभी उसको जिस तरीके से जो टफ मैन इमेज है उसको वॉक करते हुए आता दिखाते हैं। वो जो इमेजेस हैं, और उसके बाद आप देखिए कि ये वो शख्स है, इसने आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया है, KGB का एजेंट रहा है, FSB जो फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो है उसको हेड करता रहा है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए हैं। ये वो शख्स है जिसके बारे में हतमी इतला नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके बारे में ये भी कहा हो और न्यूजीलैंड इसको कंफर्म भी करता हो सेवरल रिपोर्ट्स में कि ऑकलैंड में और वेलिंगटन में जूते बेचता रहा है ये शख्स। अच्छा, सेल्समैन रहा है जूतों का। ईस्ट जर्मनी में ट्रांसलेटर के तौर पर अंडर कवर इसने काम किया। और जिन हालातों वाक़यात से जब आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शख्स कौन है, फिर आपको ये समझना को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता कि मुमकिन तौर पर ये जहन में क्या चल रहा होगा इसके। ईस्ट जर्मनी में तैनात था, मिखाइल गोर्बाचोव वाज कॉलिंग द शॉट्स। सर्द जंग का ज़माना था, जो कुछ चल रहा था वेस्टर्न ब्लॉक और सोवियत यूनियन के दरमियान, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बहुत तवील हो जाएगी, लोगों को पता है। फॉल ऑफ वॉल ऑफ बर्लिन वॉल का गिरना वो देखता है, जिन हालात में वो ईस्ट जर्मनी से वापस आता है रशिया, वो हालात बड़े एक ऐसे शख्स के लिए जिसने
अपने मुल्क के साथ वफादारी का हल्फ उठाया हो, उसके लिए एजेंट के तौर पे, अंडर कवर एजेंट के तौर पे काम करता रहा हो, बड़े ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑपरेशंस किए हों, वो बड़ी कस्म पुरसी की हालत में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ निकलता है ईस्ट जर्मनी से। उसकी जो जापानीज़ नेबर है वो उसको एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन गिफ्ट करती है। वो बस गाड़ी की छत के ऊपर उस वॉशिंग मशीन को बांध के वो वापस आता है। और जो रशिया को इकोनॉमिकली चोक किया गया था कोल्ड वॉर के ज़माने में वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, यही इकोनॉमिक सैंक्शंस, तजारत नहीं करनी, उनके रास्ते रोकने, ये सब कुछ ज़ाहिर चल रहा था उसको नीचा दिखाने के लिए। और अब फिर हमें एक सर्द जंग का ज़माना चाइना और वेस्टर्न ब्लॉक के दरमियान नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, कभी बाद में बात करेंगे। आ जाता है और इस हद तक 1991 में वो रिज़ाइन करता है जिस वक्त KGB से, कहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर उसने रिज़ाइन किया। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर वो टैक्सी चलाता है, गुजर बसर के लिए, अपने गुजारे के लिए वो टैक्सी चलाता है। और फिर आप उसको देखते हैं कि हाउ डज़ ही राइज थ्रू द रैंक्स। बोरिस येल्सिन के साथ उसका क्या रहा, जो उसने सिक्योरिटी के हवाले से KGB में दोबारा रिक्रूटमेंट के हवाले से रोल प्ले किया, फेडरल सिक्योरिटी बोर्ड में जो उसने काम किया। और फिर 1999 ऑनवर्ड्स वो मुकम्मल तौर पर रूस के इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, 2000 से 2008 तक 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रहता है, क्योंकि 2 से ज़्यादा दफ़ा आइन उसको इजाज़त नहीं देता कि वो सर्व कर सके। फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। 2008 से 2012 तक वो दिमित्री मेदवेदेव प्रेसिडेंट होता है और ये प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर 2012 में दोबारा प्रेसिडेंट बनता है, 2 टर्म्स के लिए फिर प्रेसिडेंट सर्व करता है। फिर एक रेफरेंडम कराया जाता है। रेफरेंडम में उसको इजाज़त जो टेक्निकली मिलती है उसके ज़रिए वो 2036 तक रूस का प्रेसिडेंट रह सकता है। इसका एक बात यहाँ पर इस सारी कहानी में यहाँ तक तो हमें ये पता चल जाता है कि ये वो शख्स है जिसके एम्स बहुत हाई हैं, गोल्स बहुत हाई हैं, जो उसे 2036 तक का टाइम चाहिए। भैया आपने इतनी भरपूर ज़िंदगी गुजार ली, आपने हर बड़े ओहदे के ऊपर सर्व कर लिया, तो आपने रिटायर होना। लोग कहते हैं कि अब मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारूँ, कुछ खुद को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को टाइम दूँ, कहीं बैठ के सिगार पीऊँ, अच्छा वक्त गुजारूँ, अखबार पढूँ, धूप सेंकूँ। लेकिन वो शख्स मुसलसल चल रहा है, तो एक बात तो तय होगी कि उसके जहन में कोई बड़ी चीज़ है। अब इस एरिया को देखें और एक शख्स की जो जिसका ये प्रोफाइल है, जो हमने प्रोफाइल भी ब्रीफली डिस्कस किया, वो शख्स, उसके जहन में, उसकी गुफ्तगू में, उसके चेहरे से, उसकी आंखों की चमक से आपको नज़र आता है कि एक ग्लोरियस पास्ट, एक गुजरा हुआ ताबनाक माजी, बेहतरीन माजी जिसमें सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी पावर हुआ करता था, वो उसको अचीव करना चाहता है। ये मेरे ख्याल में जो एंड गेम प्लान उसके सामने है। जाहिर है कि अब दुनिया बहुत आगे आ चुकी, वो माजी वाला तरीक़ाकार नहीं है। हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, एक सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत ममालिक जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस है, UN सिक्योरिटी काउंसिल है, मुख्तलिफ ममालिक बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। अगरचे उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े जो है वो क्वेश्चंस मौजूद हैं कि ये UN सिक्योरिटी काउंसिल और UN, ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ये जो ग्लोबल नॉर्थ है, ये खुद किस तरीके से उसके साथ खिलवाड़ करता रहा है। लेकिन जो मुझे समझ आती है, देखें, नेटो टेक्निकली एक सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। 12 मेंबर से बढ़ते बढ़ते 1991 में फॉल ऑफ सोवियत यूनियन होता है। इकोनॉमिकली चोक है, गरीब हो चुका, रेफरेंडम्स शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, एक सिविल वॉर की कैफियत है। और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स रूस से टूट कर ममालिक वजूद में आते हैं, रियासतें बन जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि नेटो ख़त्म होने की बजाय एक दोबारा सिलसिला शुरू होता है, एनहांस होना शुरू होता है, मज़ीद मेंबर्स डाले जाते हैं। और जो रूसी सरहद है उसके करीब नेटो अपनी इंस्टॉलमेंट्स, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होती है नेटो की। अब रशियन फेडरेशन रह गई, अब सोवियत यूनियन नहीं रहा। और फिर रूस के जो तनाज़ात हैं, यूक्रेन में आपने मेंशन किया, दानियस्क, लुहांस्क रीजन और मुख्तलिफ जगह जहाँ पर उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं मौजूद हैं, तो वो जब उनकी तरफ एक्सपेंशन करता है तो नेटो का तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक पे हमला सब पे हमला, अगर एक के ऊपर हमला होता है तो सारे मिलके। जो टेक्निकली समझ आता है कि पुतिन चाहता क्या है, पुतिन पर्सनैलिटी को देख, पुतिन अगर पुतिन सोवियत यूनियन को उसकी माजी की शक्ल में बहाल नहीं भी करना चाहता, क्योंकि वो पॉसिबल नज़र नहीं आता आपको,
वो इन सब के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। कम अज़ कम वो रूसी सरहद के करीब एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता है कि ये ममालिक, जितने भी ममालिक जिनकी सरहद हमारे साथ मिलती है, वो अगर हमारी ताबेदारी ना भी करें, कम अज़ कम वो मगरबी ममालिक की और नेटो की ताबेदारी ना करें। जो बाइडन ने फिनलैंड से लेके बाल्टिक, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, ये नेटो मुल्क है, ये नेटो मुल्क है। फिनलैंड भी ये है नेटो मुल्क, लेकिन वो ये चाहता है कि ये ममालिक हमारे साथ, क्योंकि इनके साथ तो देखें फिनलैंड के साथ जो है उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट कोई नहीं है। रूस ने सिर्फ एक ही कमेंट किया पुतिन ने कि एज लॉन्ग एज नेटो की वहाँ पर बेस नहीं बनती, नेटो के वहाँ पर फौजी नहीं आते, हमारी सरहद के ऊपर इंस्टॉलेशंस नहीं की जाती, तो हमारा मसला नहीं। अच्छा, कि वो स्टांस है जो 24 फरवरी से कबल हमें नज़र आ रहा था कि नेटो टेरिटरी हमारी सरहदों से दूर रहे, लेकिन जब फिनलैंड ने और स्वीडन ने ये डिसीजन लिया तो थोड़ा सा धीमा लहजा लगा व्लादिमीर पुतिन का टुवर्ड्स फिनलैंड एंड स्वीडन। हाँ, उसकी वजह है ना, देखें आप ये देखें, ये यहाँ पर आपके फिनलैंड और स्वीडन इस जगह के ऊपर फॉल करते हैं। जो फिनलैंड और स्वीडन है, तो स्वीडन के साथ उसकी सरहद बराह रास्त मिलती नहीं है, स्वीडन के साथ दरमियान में बाल्टिक सी है, और फिनलैंड के साथ तकरीबन 1344 किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है। अब ये जो बॉर्डर है, इस पे कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, यानी रूस का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो अपनी फौज भेजकर अपने इलाके वापस लेने हो उसने। हाँ। तो टेक्निकली रूस को वो ज़रूरत नहीं पेश आती कि वो एक नेटो टेरिटरी में एंटर हो, जिसकी वजह से उनका आर्टिकल 5 इन्वोक हो और वो सारे मिलके उस मुल्क का दिफा करें और रूस के खिलाफ बरसरे पैकार हो। फिनलैंड ने एक तो अपने इस लंबे बॉर्डर पे बाड़ लगाने का फैसला भी कर लिया, 2 रोज कबल की बात है, और नेटो बेस भी वो कह रहे हैं कि उन्हें डिमांड किया, उसके ऊपर रिएक्शन आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो अभी तक जो आया है, इनिशियल रिस्पांस आया है क्रेमलिन का, सर्गेई लावरोव का, ryabkov का, मारिया ज़खारोवा का, पुतिन का, इनके जो रिएक्शंस आए हैं उसमें एक काम नज़र आता है आपको, लेकिन जो एक अनऑफिशियल मैसेजिंग होती है, आप उनके स्टेट ओन्ड और स्टेट गवर्नड मीडिया के ऊपर गुफ्तगू देखें, नंबर 1। नंबर 2, जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर हो गए थे 2008 से 2012, मेदवेदेव प्रेसिडेंट थे, उनका जो बयान है कि हम न्यूक्लियर एसेट्स, अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो अब लगाएंगे फिनलैंड के साथ अपने बॉर्डर पे, ये सारी अनऑफिशियल मैसेजिंग होती है कि ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रूस इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा मुल्क, और यूक्रेन जैसे मुल्क के ऊपर, अगरचे यूक्रेन भी बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन यूक्रेन इतनी बड़ी मिलिट्री पावर तो नहीं है। रूस तो दुनिया की दूसरी बड़ी मिलिट्री पावर है। ओवरऑल जो ग्लोबल फायर पावर की बात करते हैं उसमें अमेरिका के बाद नंबर 2 के ऊपर रशिया है, चाइना नंबर 3 पे है, क्योंकि जो एस्टिमेशंस होती हैं ग्लोबल फायर पावर की, वो डिफरेंट तरीके से होती हैं। उसमें सिर्फ आपकी फ़ौज और वो नहीं, आपके बॉर्डर्स, आपका एरिया, आपकी पॉपुलेशन, आपके ऊपर कर्ज कितना है, आपके पास तेल कितना है, आप कितने अरसे चला सकते हैं इकोनॉमी दुनिया से कट के। रशियंस आर वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट नेशंस इन द वर्ल्ड। आप जब इनकी हिस्ट्री देखें, जब आप स्वीडिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, नेपोलियन ने इन्वेड किया, उसके बाद जो हिटलर ने किया, इन्होंने किस तरीके से उसको डिफेंड किया, तो वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जब आप अपने जहन में रखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर मामलात जो है व्लादिमीर पुतिन जो कर रहे हैं उसको रोकना इतना आसान नहीं है। अच्छा, ये तो होगी एंड गेम। अब ये जो मौजूदा तनाज़ा है, इसके कितने चांसेस हैं कि यूक्रेन की टेरिटरी से बाहर जाएगा? क्या रशिया निकलेगा या फिर नेटो भी उसे रोकने के लिए आगे आ सकता है? देखिए, ये इट्स एनीबॉडीज गैस। ये कहते हैं कि एक भूस का ढेर है, एक तरफ पेट्रोल पड़ा हुआ है और एक शख्स जो है वो बल्कि बहुत सारे अशखास जो हैं वो अपने हाथ में माचिस की तीली या लाइटर लेकर खड़े हुए हैं। इसमें कब आग भड़क उठे, क्योंकि सामान सारा मौजूद है, सामान हर किस्म का मौजूद है। एक आलमी जंग छिड़ने का सामान मौजूद है यहाँ पर, एक लड़ाई के बॉर्डर से बाहर निकलने का तमाम तर वो मौजूद है। अनऑफिशियली इस वक्त जो लड़ाई है वो सिर्फ यूक्रेनियंस तो नहीं लड़ रहे, ये तो सबको मालूम है कि पोलैंड से लेके जो दीगर बॉर्डर्स हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उस वक्त खोलने का ऐलान कर दिया था और इनवाइट किया था कि आओ फाइटर्स आएँ मेरे साथ लड़ें। वहाँ पर बरतानवी फ़ौजी पकड़े गए जो टेक्निकली उन्होंने कहा कि तो छुट्टी लेकर गए थे, तो छुट्टी लेकर जाकर सर्व कर रहे थे क्या यूक्रेन में, ठीक है। उसके बाद जो लवीव का एरिया है वहाँ पर जो प्रेजेंस
जो दीगर एथनिसिटीज़ के और ममालिक के फ़ौजी हैं जिनका बैकग्राउंड फ़ौजी बैकग्राउंड है, उनकी प्रेजेंस होना, मारा जाना या पकड़ा जाना, ये सारा कुछ, ये सारे फैक्ट्स हैं हमारे सामने। अच्छा, ये तो रशिया के सामने उसके बाद, हाँ, उसके बाद देखें कि $7 अरब की मिलिट्री एड, अभी तकरीबन $900 मिलियन के एडिशनल मिलिट्री एड और इक्विपमेंट अमेरिका ने फराहम करने का किया है। $1.2 बिलियन का यूके ने अनाउंस किया है। तो ये सारे जो यूक्रेन है उसको रूस की फ़ौज के लिए कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स, पेंटागन की, स्टेट डिपार्टमेंट की जो इनकी अपनी असेसमेंट्स और रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया कि रूस ने अभी तक अपनी टोटल फायर पावर का, अपनी टोटल ताकत का 10% मोबिलाइज किया है। अच्छा। इस सारे 90% उनका अभी भी सिक्योर और फ्रेश पड़ा। अच्छा, इतना लटका क्यों रहा है रूस को जो नुकसान हो सकता था मुमकिन तौर के ऊपर इन पाबंदियों की वजह से, जो पाबंदियां इनके ऊपर लगाई गई, वहाँ से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स निकल गई, छोड़ दिया उन्होंने, बिजनेस टाइज कट कर दी, ओलिगार्क्स के ऊपर पाबंदियां लग गई, एसेट्स फ्रीज कर लिए, बैंकिंग चैनल्स बंद कर दिए, स्विफ्ट बंद कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। तो टेक्निकली तो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होना चाहिए था, उन्हें तो अपने घुटनों पे आ जाना चाहिए था। इस मौके पे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो शख्स एक लाइफ लाइन फ्राहम कर रहा है रूस को, व्लादिमीर पुतिन को, वह मोहम्मद बिन सलमान। ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन और रूस के दरमियान महदूद नहीं है। इस वक्त अगर सऊदी अरेबिया और यूएई ये बड़े पैमाने के ऊपर ऑयल की प्रोडक्शन शुरू कर दें, ओपेक प्लस रशिया का जो फॉर्मेट है जिसमें ऑयल की प्रोडक्शन होती है उससे इनहराफ कर दें, मगरिब के कहने के ऊपर झुक जाए और अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो दुनिया में ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। तो जो रशिया को जो कवर मिल रहा है, उसके इकोनॉमिक लॉसेस जो हो रहे हैं, बैटल में जो खर्चा हो रहा है, जो ऑन ग्राउंड उसका पैसे लग रहे हैं, पाबंदियों की वजह से नुकसान हो रहा है, वो सारा कवर हो रहा है। वो कवर हो रहा है जो आलमी ऑयल शॉक है उसकी वजह से। अच्छा, यूक्रेन को जो कवर और सपोर्ट मिल रही है नेटो यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, अब वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या ये यू टर्न लेके वापस चले जाएंगे कि रिजल्ट्स तो मिल नहीं रहे, लेकिन ये जंग जितनी, देखिए आसान सी बात है। मैं यानी कि इसमें जाहिर है कि कहीं पर रशिया ज़्यादती करता हुआ नज़र आता है, कहीं पर दूसरा रीजन, लेकिन द फैक्ट रिमेंस कि नेटो को और नेटो की बेसिस को रूस की सरहद के ऊपर कौन लाना चाह रहा है? नेटो लाना चाह रहा है, अमेरिका लाना चाह रहा है। उसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट मौजूद है, लुहांस्क और दानियस्क रीजन का, डॉनबास रीजन का मौजूद है, सबको मालूम है। उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। उसके मुतालबा क्या है? मुतालबा क्या था? यानी स्टार्ट कर लें, कहाँ से ये मामला स्टार्ट हुआ था। नेटो, उन्होंने कहा कि एक की मेंबरशिप ना मिले 2008 में, जिस पे उन्होंने इन प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया था। नेटो की मेंबरशिप ना मिले, लुहांस्क और दानियस्क रीजन, जो डॉनबास रीजन है जहाँ पर रशियन स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है, उन्होंने कहा उनकी जेनोसाइड ना हो, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है हमारा, बैठकर हमारे साथ इसको सेटल करें। ये दो मेन मुतालबात थे। तीसरा था बाद में आया कि डीमिलिटराइज करें, अपनी मिलिट्री खत्म अच्छा, अब करें। ये कह सकते हैं कि रूस ये इंतज़ार कर रहा है कि बातचीत की टेबल पर आएँ तो अपने सारे कंसर्न्स जो हैं वो, क्योंकि अब जाहिर है स्टीयरिंग रूस के हाथ में, तो नेटो की मौजूदगी और वो सारे तनाज़ात। देखिए ये मामला मुझे तो किसी भी सूरत जो है वो बातचीत की तरफ फ़िलहाल जाता हुआ एक कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी ऐसी बातचीत जो तामीरी हो, जो नतीजा खेज़ हो, जिससे मसला हल हो, उस तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। व्लादिमीर पुतिन बावजूद इसके, आप देखें ना, जिस वक्त आप तो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं ना उस सारे मामले को, पढ़ मैं भी रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, वहाँ पर कुछ लोगों के साथ राब्ते में भी हूँ, लेकिन जो जिस वक्त G7 इजलास हुआ है और नेटो इजलास हुआ है, अभी लास्ट वीक एक हफ्ता पहले मंडे से लेके थर्सडे तक जो लास्ट वीक है वो फुल ऑफ एक्टिविटी था, चल रहा था, नेटो इजलास चल रहा था उधर मैड्रिड में, और बवेरियन एल्प्स पे जर्मनी में G7 इजलास हुआ से पहले 6 दिन ये कलेक्टिवली जो है वो मीटिंग्स चलती रहीं, और 4 हफ्ते से खामोशी थी। यूक्रेन के कैपिटल के ऊपर हमले नहीं हो रहे थे। कीव जो है वहाँ पर अचानक आपने देखा कि जैसे ही G7 का इजलास शुरू होता है तो एकदम बमबारी शुरू हो जाती है। इवन बेलारशियन जो टेरिटरी है वहाँ से फ़िज़ाई हमले जो हैं वो किए जाते हैं, मिसाइल हमले किए जाते हैं। तो ये मैसेज था ना पुतिन का कि आप बैठ के मेरे खिलाफ मनसूबाबंदी कर रहे हो, तो मैं पीछे नहीं हट रहा इस सारे मामले से। जहाँ पर हमले रोक दिए थे वहाँ पर भी हमले शुरू कर दिए, दैट वाज अ मैसेज। तो ये मामला अभी फ़िलहाल किसी तरफ
जाता हुआ दिखाई नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया नकवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यानी पुतिन का एंड गेम उनकी पर्सनैलिटी और उनके माजी को देखते हुए वो सोवियत की बहाली है। और फिलहाल ये बहाली ना भी हो, लेकिन उनके लिए एक बफर जोन क्रिएट हो जाए, ये मुल्क अतात गुजारी ना करें मगरब की और नेटो की। बॉर्डरिंग एरियाज से जो नेटो की एक्सपेंशन है वो दूर हो जाए। और फिलहाल ये जो तनाज़ा है रूस और यूक्रेन का, ये अभी बातचीत की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नेटो समिट, G7 समिट में जिस तरह के स्टेटमेंट्स, जिस तरह के फैसले और रशिया का एग्रेशन ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया ड्यूरिंग दो समिट्स, तो ऐसा लग रहा है कि ये जंग महीनों और सालों भी चल सकती है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।